बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 10th केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर 3 स्टिक्योमेट्री, आज उसकी एक्सरसाइज के सवालात को सोल्व करेंगे। और इसके सारे सवालात जो हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो न्यूमेरिकल्स को ज़रा ध्यान से आप लोग समझिएगा। सबका मेथड और फार्मूलाज सेम होंगे, सिर्फ कुछ स्टेप्स जो हैं वो मुख्तलिफ होने हैं। खैर, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एनालाइज ऑफ अ कंपाउंड यूज इन फोटोग्राफी इंडिकेट दैट फॉलोइंग केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, कंपाउंड जो है वो यूज़ होता है फ़ोटोग्राफ़ी में, और उसके जो कंपाउंड्स की कंपोजिशन है वो उसने हमें दी है। 65.45% कार्बन, फिर 5.45% हाइड्रोजन और 29.09% ऑक्सीजन है। इट्स मोलर मास इज़ 110 ग्राम पर मोल। डिटरमाइन इट्स मोलिकुलर फार्मूला। आपने मोलिकुलर फार्मूला मालूम करना है। तो बच्चों, सबसे पहला काम जो है वो हमने एज्यूम के करना है 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड। अब 100 ग्राम कंपाउंड, ये एज्यूम करने का फ़ायदा क्या है कि हमारे पास ये जो परसेंटेज है ये डायरेक्ट ग्राम में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम सैंपल में 65.45 ग्राम कार्बन मौजूद है, इसका ये मतलब है। तो ये मेरे पास अब कार्बन का मैस आ गया 65.45 ग्राम, कि ये 100 ग्राम एज्यूम करने से ये परसेंटेज जो है ग्राम में कन्वर्ट हो गई है। फिर हाइड्रोजन है 5.45 ग्राम, और फिर ऑक्सीजन है 29.09 ग्राम हमारे पास आ गई है। अब सबसे पहले हमने मालूम करना है कि इनमें मोल्स कितने हैं। इनमें मोल्स यानी नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने का बच्चों सिंपल सा फार्मूला है कि मैस और डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है, मैस, अच्छा मैस इन ग्राम होता है, ये भी आप याद रखिएगा कि ऊपर जो है मैस इन ग्राम होता है डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब मैस इन ग्राम ऑफ कार्बन हमारे पास है 65.45 ग्राम, इसको डिवाइड करेंगे मोलर मैस, तो कार्बन का जो मोलर मैस है वो है 12.01 ग्राम, या आप सिंपल याद रखें कि 12 है। ठीक है, 12 ग्राम है। ये दोनों डिवाइड हुए तो मेरे पास आ गया आंसर 5.45 मोल ऑफ कार्बन। फिर मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का बच्चों जो आपके पास है वेट वो है 5.45 है। तो 5.45 डिवाइडेड, अब हाइड्रोजन का जो मैस होता है मोलर मैस होता है 1.01, तो ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे तो आंसर आ जाएगा 5.40। और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो मैस है हमारे पास वो है 29.09 ग्राम। तो ये हमने इसको डिवाइड हो जाएगा मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मोलर मैस होता है 16 ग्राम। ठीक है, ये दोनों डिवाइड होंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.82 मोल। अब मेरे पास तीनों के मोल्स आ गए हैं। जब तीनों के मोल्स आ गए हैं तो आगे काम सिंपल है कि आपने अब सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला जो है उसको डिटरमाइन करना है। तो एम्पेरिकल फार्मूला कैसे डिटरमाइंड होता है कि जो सबसे कम मोल है इन तीनों में से उसको सबके साथ डिवाइड करवा देंगे। तो सबसे कम मोल ऑफ है हमारे पास ऑक्सीजन, तो 1.82 को डिवाइड करवा देंगे 5.45 के साथ। ठीक है, अब ठीक है ना, अब 5.45 डिवाइडेड 1.02, तो आपके पास आ गया कार्बन की जो है मोल्स। ठीक है, फिर हमारे पास आ गए यानी कार्बन के एटम्स आ गए। फिर है मेरे पास हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को 5.40 डिवाइडेड 1.82 किया तो मेरे पास आ गया 2.97, ये आलमोस्ट 3 के इक्वल होता है। फिर 1.82 डिवाइडेड 1.82, तो ये आ गया आपके पास 1। ठीक है, तो एम्पेरिकल फार्मूला अगर मालूम करना हो तो वो इस तरीके से मालूम होता है कि जो सबसे कम वैल्यू है वो इन सब से डिवाइड हो जाएगी।
तो अब सी के 3 एटम है तो आपके पास आ जाएगा C3, H के भी 3 हैं तो ये भी आ जाएगा H3 और O का 1 है तो O7 आ जाएगा। ये आपने एम्पेरिकल फार्मूला मालूम कर लिया है। अब एम्पेरिकल फार्मूला मालूम के करने के बाद हमें उसने कहा था कि भाई आपने मुझे बताना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अब एम्पेरिकल फार्मूला जब हमारे पास आ गया तो अब आपने इस एम्पेरिकल फार्मूला जो है इसका मोलर मास मालूम करना है। तो मोलर मास काफ़ी सिंपल है कि आपको मालूम है कि अब कार्बन के 3 एटम हैं तो 3, अब कार्बन का मोलर मास जो होता है वो होता है 12। तो 3 एटम है तो 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। फिर प्लस H का होता है 1.01 तो H के 3 एटम है तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। फिर इसके बाद ऑक्सीजन का एक ही एटम है तो ये 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर आपके पास जब आपने इनको सबको ऐड किया, ठीक है ना, तो अब जब इनको ऐड किया तो ये आ गया 55.06 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास आ गया है। अब सिंपल सा काम है बच्चों यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देखिए कि मोलर मास है आपके पास 55.06 और यहाँ पर सवाल में उसने आपको मास दे दिया था 110 ग्राम पर मोल, ठीक है। इसने इस कंपाउंड का मोलर मास आपको दिया था। अब जो आपके पास न्यू मास है, ठीक है, ये जो आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला का मॉलिक्यूलर मास है, ये मास जो गिवन मास है उससे डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। जब 2 आ गया तो ये 2 जो है फिर ये जो एम्पेरिकल फार्मूला था आपके पास ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से ये 2 3 दा 6, फिर 2 3 दा 6 और 2 1 दा 2 तो C6H6O2 ये आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो आपने मालूम कर लिया है। तो सिर्फ इसमें आपने ये याद रखना है कि कौन कौन सा स्टेप हमने फॉलो करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए। तो न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये जो है कि थोड़े से इसमें स्टेप ज़्यादा है। और बच्चों अब है इसका पार्ट 2। तो कहता है जी हाउ मैनी मोल्स ऑफ HCl विल बी प्रोड्यूस व्हेन 120 ग्राम ऑफ AlCl3 आर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब आपने मालूम करना है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ HCl विल बी प्रोड्यूस, कि HCl के कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हमारे पास से मैथ भी है 125 ग्राम और नीचे यहाँ पर हमें उसने एक केमिकल इक्वेशन भी दे दी है। तो अब हमने AlCl3 जो है इसके मुताबिक मालूम करना है कि HCl के कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो AlCl3 का जो मैथ है वो हमें से दे दिया 125 ग्राम। तो अब सबसे पहला काम आपने यहाँ पर मालूम करना है मोल्स, ठीक है। मोल्स मालूम करने के लिए आपके पास मैस और मोलर मैस होना लाजमी है। मैस उसने दे दिया 125, तो अब हमने मोलर मैस कैलकुलेट करना है। तो मोलर मैस जो है अल्मोनियम इसका होता है 26.98 और क्लोरीन का होता है 35.45। अब AlCl3 तो Al का एक ही एटम है तो ये आएगा 26.98 प्लस, अब यहाँ पर देखिए Cl के 3 एटम हैं, ठीक है। तो Cl का होता है 35.45, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करवा के ये फिर दोनों को जब ऐड किया तो आपके पास आंसर आ गया 133.33 ग्राम पर मोल। अब आपके पास मोलर मैस भी आ गया है और जो है मैस इन ग्राम वो भी उसने आपको दे दिया, ठीक है, 125 और 133.33। अब आपने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ़ मोल्स। तो नंबर ऑफ़ मोल को n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, मैस 125, मोलर मैस 133.33, इन दोनों को आपने डिवाइड किया तो आ गया 0.937 मोल। आपके पास AlCl3 के मोलर मैस आ गया है, यानी नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए हैं। अब जब नंबर ऑफ़ मोल्स आपके पास आ गए हैं तो आपने मोल्स ऑफ HCl मालूम करने हैं, ठीक है। तो मोल्स ऑफ HCl मालूम करने के लिए काफ़ी सिंपल सा मेथड है या फार्मूला है, वो देखिएगा। ये मोलर मैस ऑफ AlCl3 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है। अब आप मोल
HCl के मालूम कर रहे हैं ना, तो HCl के मोल्स जो इक्वेशन में गिवन है वो ऊपर आएंगे, और विद रिस्पेक्ट टू AlCl3 मालूम कर रहे हैं तो AlCl3 के मोल्स नीचे आएंगे। ठीक है, तो अब आपने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। अच्छा, अब ये 6 मोल ऑफ HCl और 2 मोल ऑफ Al3 ये कहाँ से आए, तो ये भी देखिएगा ज़रा बच्चों, आसान है। तो यहाँ ये देखिए 2 मोल हैं AlCl3 के, और जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं 6 मोल ऑफ HCl के। ये जो शुरू में कोफिशिएंट लिखा हुआ है ये बेसिकली मोल्स हैं। ठीक है, HCl के 2 मोल्स हैं, और सॉरी AlCl3 के 2 मोल्स हैं, और HCl के 6 मोल्स हैं। ठीक है, अब आपने HCl के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट के करने हैं, तो HCl के मोल्स से आपने ऊपर रखने हैं 6, और Al के नीचे रखने हैं, और इसको मल्टीप्लाई करवा देना है इन नंबर ऑफ मोल जो हैं AlCl3 के। ठीक है, AlCl3 के 0.937 मल्टीप्लाई जो है मोल 6 और 2, तो आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आ गए 2.811 मोल्स ऑफ HCl आपने मालूम कर लिया है। यही आपने मालूम करना था। अब है बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, कि ऑक्सीजन के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए। तो हमें उसने केमिकल इक्वेशन भी दे दी है और मैथ भी दे दिया है 1 ग्राम। तो अब आपने फिर कैलकुलेट करने हैं मोल्स, तो सिंपल है। अब आपने सबसे पहले मोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट मालूम करने हैं। ठीक है ना, तो अब एक कैल्शियम Ca का मोलर मैथ होता है 40.08, और नाइट्रोजन का होता है 14.01, और ऑक्सीजन का होता है 16। अब सबसे पहले आपने, अब हमारे पास मैथ है, हमने कैलकुलेट करना है मोलर मैथ। तो मोलर मैथ के लिए आपने अब ये CaNO3 होल ट्वाइस, CaNO3 होल ट्वाइस। तो सबसे पहले कैल्शियम का आ गया मैथ 40.08 प्लस, अब ये देखिए ये जो 2 है ब्रैकेट के बाहर, ये बेसिकली अंदर N और O3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने लिखा 2 मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट में N की वैल्यू 14.01 प्लस, अब ये 3 मल्टीप्लाई होगा O का जो एटॉमिक मास है, यानी 16 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। तो अब यहाँ पर आपने फिर ये इन 3 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, और ये आपके पास आ गया 48, फिर ये 14.01 ऐसे ही ये बाय 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 40.08 ऐसे ही आ जाएगा। तो फिर आपने इसको बच्चों सिंप्लीफाई किया। ठीक है, ये इन दोनों को ऐड करके 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई जब करवा दिया तो आपके पास आ गया 124.02, इसमें ऐड कर दिया 40.08, तो आपके पास आ गया 164.10 ग्राम पर मोल। ये आपने मैथ मालूम कर लिया CaNO3 का। अब आपने मालूम करना है जी नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला होता है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस है 1 kg डिवाइडेड बाय मोलर मैस, वो आ गया 164.10। इन दोनों को जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास मोल्स आ गए CaNO3 होल ट्वाइस के 0.00609 मोल्स आ गए। अब आपने कैलकुलेट करना है कि ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर्ड है। तो सिंपल, ये जो मोलर मैस है CaNO3 होल ट्वाइस का, इसको मल्टीप्लाई करवा देना है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ CaNO3 होल ट्वाइस। तो इक्वेशन में देखते हैं कि ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं। तो यहाँ पर ये CaNO3 के शुरू में 1 है तो इसका 1 मोल्स है, और ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं, शुरू में 3 है तो ऑक्सीजन के 3 मोल्स हैं। तो 3 डिवाइडेड 1 मल्टीप्लाई 0.00609, तो जब आपने इसको सोल्व किया तो आपके पास आ गया 0.0127 मोल्स आपके पास आ गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। अब है जी बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएक्टेंस व्हेन Al2S3 इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 25 ग्राम ऑफ ईच रिएक्टेंस। ठीक है, तो Al2S3 प्रोड्यूस होता है 20 ग्राम ऑफ
ऑफ ईच रिएक्टेंस, हर एक जो रिएक्टेंस है यानी ये AlB और ये SB 25 ग्राम है, तो Al2S3 प्रोड्यूस होता है। तो आप बताएं लिमिटिंग रिएक्टेंस कौन सा है। तो अब लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंस क्या होते हैं बच्चों? वो रिएक्टेंस जो रिएक्शन ठीक है कंप्लीट होने से पहले ख़त्म हो जाता है, यानी अब यहाँ पर अल्मोनियम और सल्फ़र है, तो जो पहले ख़त्म हो जाएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंस होगा, और जो बाद में जो रह जाता है वो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंस होता है। ठीक है, जो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाए वो लिमिटिंग रिएक्टेंस होता है। अब हमारे पास इक्वेशन भी है और मैस ऑफ Al, अब जहाँ उसने कहा है 25 ऑफ ईच रिएक्टेंस, यानी दोनों का, तो मैस ऑफ AI भी 25 है और मैस ऑफ S भी हमारे पास 25 है। अच्छा, अब हमने इनका जो है मोलर मैस वो कैलकुलेट करना है। तो अल्मोनियम का होता है जी मेरे पास 26.98 और सल्फ़र का होता है 32.07। ठीक है, यहाँ पर अल्मोनियम का 26 है तो आप इसको 27 भी लिख सकते हैं, और सल्फ़र का 32 है तो आप इसको सिर्फ 32 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आगे अगर ये पॉइंट वाला आपको नहीं भी याद होता तो कोई इशू नहीं है, इतनी जो माइनर सी जो कैलकुलेशन होती है वो बोर्ड में अलाउ होती है। अच्छा, अब बच्चों हमारे पास मैथ्स भी है और इनके मोलर मैसेज भी हैं, तो दोनों का आपने नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने का फार्मूला मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस 25 ग्राम है, मोलर मैस है 26.98, तो आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.926। फिर मोल्स ऑफ एस मालूम करने हैं, तो अब एस का भी मैस 25 है और एस का मोलर मैस है 32, तो आप इनको 32 के साथ डिवाइड करवा दिया तो आंसर आ गया 0.779 मोल्स आपके पास आ गए हैं। ठीक है, अब आपने इनके जो हैं नंबर ऑफ़ मोल्स वो कैलकुलेट कर लिए हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद काम काफ़ी सिंपल होता है, वो इसको देखिएगा ज़रा बच्चों। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि आपने मोल ऑफ एस नीडेड के एस के कितने मोल्स रिक्वायर्ड हैं, एस के कितने मोल्स रिक्वायर्ड हैं, तो यानी ये रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए। तो वही बात, तो अब एस की बात हो रही है ना, तो इसको मोल्स ऑफ Al के साथ जो है मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब एस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो एस के मोल्स ऊपर आएंगे डिवाइडेड बाय जो अल्मोनियम के मोल्स हैं वो नीचे आएंगे। ठीक है, जो लफ्ज़ यहाँ पर होता है उसके मोल्स हमेशा ऊपर आते हैं। ठीक है, तो अब एस के 3 मोल्स हैं और जो है अल्मोनियम उसके 2 मोल्स हैं। तो रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि अल्मोनियम के 2 मोल्स हैं और एस के 3 मोल्स हैं, शुरू में जो लिखा हुआ है 2 और 3। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रा आप देखिए जी, तो फिर हमारे पास अब 0.926 ये मैस है अल्मोनियम का, याद रखिएगा। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि एस को जब आपने मोल्स कैलकुलेट के करने हैं तो मैस जो नंबर ऑफ़ मोल्स आएंगे वो आएंगे अल्मोनियम के, और फिर यहाँ पर एस है तो एस के मोल्स ऊपर आएंगे और ये जो है अल्मोनियम उसके नीचे आएंगे। अच्छा, तो जब आपने इसको सोल्व किया तो ये आ गया 1.389 मोल्स, ठीक है, ऑफ सल्फ़र। फिर जब अगर अल्मोनियम कितना नीड है तो उसके लिए जो है सल्फ़र का जो है नंबर ऑफ़ मोल्स ये आएंगे। ठीक है, 0.779 ये मल्टीप्लाई होंगे। अब आ गया ए है, ठीक है, अल्मोनियम, तो अल्मोनियम के मोल्स आएंगे ऊपर 2 डिवाइडेड 3, तो जब आप इसको सोल्व किया तो आपके पास आंसर आ गया 0.519 मोल्स ऑफ अल्मोनियम आपने कैलकुलेट कर लिए हैं। तो अब इन दोनों में अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो आप यहाँ पर ये अब आपने बताना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंस कौन सा है। तो अब यहाँ पर आप ये देखिए कि सल्फ़र के अगर 1.389 मोल्स हों और जो है इसके मुकाबले में जो है अल्मोनियम उसके 0.519 मोल्स हों, तो यहाँ से अब अल्मोनियम जो मोल्स ऑफ एस है वो ज़्यादा है, मोल्स ऑफ एस ज़्यादा नीड है, रिक्वायर्ड है, तो जो सल्फ़र है वो लिमिटिंग रिएक्टेंस आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जो सल्फ़र है वो लिमिटिंग रिएक्टेंस होगा।
तो आप ना यहाँ से भी इसको बता सकते हैं कि अब यहाँ पर देखिए कि अब जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं अल्युमिनियम के वो हैं 0.926 ज़्यादा हैं, और नंबर ऑफ़ मोल जो है एस उसके कम है, तो ये सल्फ़र के कम है, तो ये जल्दी कंज्यूम होगा, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंस होगा, और अल्युमिनियम जो है ये नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंस होगा। ठीक है, आप यहाँ से भी उसको बता सकते हैं, मगर ये 2 स्टेप जो हैं ये भी आपने पेपर में लाजमी करने हैं कि कितना सल्फ़र और अल्युमिनियम रिक्वायर्ड है हमें। अब तो यहाँ से सिंपल आपने ये बताना है कि वी डोंट हैव इनफ सल्फ़र टू रिएक्ट विद द ऑल ऑफ द अल्युमिनियम, सल्फ़र इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंस। ठीक है, बस आपने ये बताना है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। फिर है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब वही बात कि एम्पेरिकल और मोलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट करना है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो भी यही था। तो खैर मालूम क्या करते हैं, तो 20.2% हमें दे दिया सोडियम, 37.6% दे दिया सल्फ़र, और 42.2% दे दिया हमें ऑक्सीजन, और मोलर मास दे दिया हमें 682.8 ग्राम पर मोल। ओके हो गया। तो वही बात कि हमने एज्यूम किया 100 ग्राम। 100 ग्राम एज्यूम करने का ये फ़ायदा है कि ये परसेंटेज डायरेक्ट जो है ये ग्राम में यानी मास में आ जाती है। तो 20.2 ग्राम हमारे पास से Na है, 37.6 ग्राम हमारे पास S है, और 42.2 ग्राम ऑक्सीजन है यानी O है। ठीक है, और अब फिर वही बात कि आपने कैलकुलेट करने हैं मोल्स। तो मोल्स के कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मास तो मेरे पास आ गया है Na यानी सोडियम का मास है मेरे पास 20.2, और मोलर मास ऑफ सोडियम जो होता है वो होता है 23। कितना होता है? 22.99 है, तो ये 23 होता है। तो 20.2 डिवाइडेड 23 जब आपने किया तो आंसर आ गया 0.879। फिर मोल्स ऑफ एस, तो अब एस का जो मास है वो यहाँ पर उसने हमें दे दिया है 37.6, तो डिवाइडेड, और सल्फ़र का जो मास होता है वो होता है 32। ठीक है, यानी इनके बेसिकली जो एटॉमिक मैसेज होते हैं वो यहाँ पर लिखे जाते हैं। तो अब ये 37.6 जब 32 के साथ डिवाइड हुआ तो ये आ गया 1.172। और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मास है जी मेरे पास 42.2 ग्राम, और ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक मास यानी जो है मोलर मास वो होता है 16। तो अब 42.2 डिवाइडेड 16 तो मेरे पास आ गया 2.638 मोल्स। अब जब ये मोल्स आ गए तो अब हमने मालूम के करना है एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला मालूम के करने के लिए सबसे कम जो मास है यानी सबसे कम जो मोल्स हैं वो ये हैं 0.879। ये सबसे कम मोल्स जो हैं ये सब के साथ डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब सब के साथ इनको डिवाइड करते हैं और फिर देखते हैं जी हमारे पास जो है एम्पेरिकल फार्मूला वो क्या बनता है। तो यहाँ देखिए एन सबसे छोटी वैल्यू थी हमारे पास 0.879, वो जब 0.879 के साथ डिवाइड हुई तो आंसर आ गया 1। फिर सल्फ़र के लिए 1.172 डिवाइडेड 0.879, तो ये आंसर आ गया 1.333। ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 3/4 के इक्वल। फिर ऑक्सीजन के लिए 2.638 डिवाइडेड 0.879, तो और ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास इक्वल हो गया है 3 के। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए ये भी होल सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया है। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में से इसको ख़त्म करना है तो इसके नीचे क्या है 3 है, तो 3 तीनों के साथ, इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 3 जो है तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर जो है ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। फिर 3 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 3 से कैंसिल होकर यहाँ रह जाएगा 4, और जब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9। तो अब आपके पास Na आ गया 3, Na3, S आ गया आपके पास 4, S4, और O आ गया 9, तो O आपके पास आ गया है 9। तो ये आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला आ गया है Na3S4O9। मगर आपने अब मालूम करना है क्या मोलिकुलर फार्मूला भी मालूम करना है। तो मोलिकुलर फार्मूले के लिए आपको ये जो एम्पेरिकल फार्मूला है इसका मोलर मास रिक्वायर्ड है। तो इसका मोलर मास मालूम करते हैं।
तो हमारे पास जो है Na ये होता है 23 और इसके 3 एटम है तो मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, प्लस फिर जो है एस का होता है 30 एस के 4 एटम है तो ये मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। फिर ओ का होता है 16 तो ओ के 9 है तो ये 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद जब आपने इनको आपस में प्लस करना है तो प्लस करने के बाद ये मैथ आ गया 341.25, ठीक है, ये इसका मोलर मैथ आ गया है। अब ये मोलर मैथ जो है गिवन मैथ जो था उसके साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। गिवन मैथ ये सवाल में हमारे पास मौजूद था 682.8। तो अब इसके साथ ये जो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला का मैथ है ये डिवाइड होगा, ठीक है। अब जब ये डिवाइड होगा तो हमारे पास ये आ जाएगा 2। अब जब ये 2 आ गया है तो अब जो एम्पेरिकल फार्मूला था उसके साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो N के 6 एटम हो जाएंगे, और ये 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो सल्फ़र के 8 हो जाएंगे, और ये 2 9 से होगा तो ऑक्सीजन के 18 हो जाएंगे। तो ये आपके पास से Na3S4O9 ये एम्पेरिकल फार्मूला है, Na6S8O18 ये आपके पास मोलिकुलर फार्मूला है, आपने कैलकुलेट कर लिया है। और फिर है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फॉर द रिएक्शन CaCO3 + 2HCl गोज़ टू फॉर्म CaCl2 CO2 और H2O, ठीक है, और 68.1 ग्राम सॉलिड CaCO3 का मैस दे दिया है, ये मिक्स हो रहा है 51.6 ग्राम HCl में। तो विच वन विल बी दी लिमिटिंग रिएक्शन, तो कौन सा लिमिटिंग रिएक्शन होगा। तो अब आपने फिर लिमिटिंग रिएक्शन मालूम करना है। तो CaCO3 का भी मैस है, HCl का भी मैस आपके पास मौजूद है, और आपने सबसे पहला काम कि इन दोनों के नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है जी मैस इन ग्राम, ठीक है, मैस इन ग्राम और डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ठीक है। अब मैस इन ग्राम तो दोनों का गिवन है। अब मोलर मैस तो मोलर मैस के कैलकुलेट क्या करते हैं। तो मोलर मैस है जी CaCO3, तो Ca का होता है 40 और C का होता है हमारे पास 12 और O का होता है 16। तो और जो होता है H, ठीक है ना, यहाँ पर HCl भी है तो H का होता है 1 और जो है Cl इसका होता है 35.45 ग्राम, ठीक है। तो अब सबसे पहले काम जो है बच्चों कि हम लोग जो है मोलर मैस ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का मालूम करते हैं। तो Ca का 40 है तो 40.08, उसके बाद CSC का होता है 12 और O है, O का होता है 16, तो O के 3 एटम है तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो तीनों जब आपस में ऐड होंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100.09 ग्राम पर मोल। ओके हो गया। और जो है फिर HCl, तो H का होता है 1.01 और Cl का होता है जी हमारे पास 35.45, दोनों ऐड होंगे तो आंसर आ जाएगा 36.46 ग्राम, ठीक है। ये हमारे पास इनके आगे मैस जब आ गए तो हमने मालूम करना है नंबर ऑफ मोल। तो मैस डिवाइडेड मोलर मैस है 68.1, मोलर मैस है CaCO3 का 100.09, तो उसको डिवाइड किया तो उसके मोल्स आ गए 0.680। फिर HCl का जो है मैस वो है 51.6 और इसका मोलर मैथ है 36.46, दोनों डिवाइड हुए तो आंसर आ गया 1.415 मोल्स आ गए हैं। अब आपने एक मालूम करना है लिमिटिंग रिएक्टर कौन सा है। तो सबसे पहले मोल्स ऑफ HCl जो है नीडेड, तो इसके लिए मोल्स ऑफ CaCO3 को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड मोल्स ऑफ CaCO3। अब HCl के मालूम कर रहे हैं तो उसके मोल्स आएंगे ऊपर। अब वही बात कि ये मोल्स कहाँ से आए, तो ये जो रिएक्शन गिवन है उससे हमारे पास आ गए, ठीक है। ये देखिए CaCO3 के शुरू में 1 है तो इसका 1 मोल है, और ये जो है आगे HCl, तो HCl के शुरू में 2 है तो इसके 2 मोल्स हैं, इसलिए HCl के मोल्स आएंगे 2 और जो है CaCO3 इसके मोल्स आएंगे 1। यहाँ पर आप इसको देखिए ज़रा। तो आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आ गया 1.360 मोल्स। और जब आपने फिर CaCO3 जो है हमें रिक्वायर्ड है तो उसके लिए मोल्स आएंगे
HCl के, ठीक है, ये जो HCl के मोल्स है ये मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर CaCO3 है तो उसके मोल्स आएंगे ऊपर और ये HCl के आ जाएंगे नीचे। तो 1/2, तो जब इसको मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया 0.708 मोल्स ऑफ CaCO3 आ गया है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि HCl हमें रिक्वायर्ड है 1.360 और CaCO3 रिक्वायर्ड है 0.708। तो जो रिएक्टेंस अब जल्दी ख़त्म हो जाएगा वो है हमारे पास CaCO3, ठीक है। यहाँ से हमने जो रिक्वायर्ड है वो भी मालूम कर लिया है और यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं कि जो इनके नंबर ऑफ़ मोल्स हैं यहाँ से भी हमें आइडिया हो जाता है कि भाई अब HCl के मोल्स ज़्यादा हैं और CaCO3 के मोल्स कम हैं, तो CaCO3 जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो CaCO3 हमारे पास लिमिटिंग रिएक्शन है और जो है HCl ये जो है ये नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंस है। और फिर बच्चों हमारे पास है पार्ट 7। तो पार्ट 7 देखिए कहता है जी कॉपर सल्फेट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अ स्टूडेंट प्रिपेयर्ड 1.82 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, एक स्टूडेंट है उसने कॉपर सल्फेट बनाया 1.82 ग्राम। इट इज़ इन इट्स थ्योरेटिकल यील्ड इज़ 2.5 ग्राम। कैलकुलेट इट्स परसेंटेज हील्ड। ओके, परसेंटेज हील्ड मालूम के करनी है। अब एक्चुअल हील्ड ऑफ CuSO4 कॉपर सल्फेट की जो एक्चुअल हील्ड है वो है जी 1.85 ग्राम और जो थ्योरेटिकली हील्ड है वो है जी 2.5 ग्राम। तो अब आपने परसेंटेज हील्ड निकालनी है तो सिंपल सा फार्मूला है परसेंटेज हील्ड का, एक्चुअल हील्ड डिवाइडेड थ्योरेटिकल हील्ड मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब एक्चुअल हील्ड 1.85, थ्योरेटिकल हील्ड आपके पास आ गई 2.5 ग्राम। इसको 100 के साथ जब आपने मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये आ गया 74%, ठीक है। तो परसेंटेज हील्ड आपके पास आ गई 74%। तो ये तो सिंपल सा था, बस इसमें ये जो आपको परसेंटेज हील्ड का फार्मूला याद होना चाहिए। और 8 है बच्चों आपके पास, इन एन एक्सपेरिमेंट सम अमाउंट ऑफ लाइमस्टोन वाज हीटेड, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट है उसमें लाइमस्टोन की कुछ अमाउंट जो है वो हीटेड है एंड ओनली 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाज प्रोड्यूस, और 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। विच मैस ऑफ लाइमस्टोन वाज वट मैस ऑफ लाइमस्टोन वाज हीटेड, तो कितना मैस लाइमस्टोन का हीट होगा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर ये एक बहुत अहम उसने दिया है बच्चों पॉइंट कि एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, इसे कहते हैं RTP रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। और रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर कोई भी गैस हो तो आपकी बुक में मौजूद है बच्चों, आपने पढ़ा होगा, वो 24 डेसीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और अब रूम टेम्परेचर पर जो होता है टेम्परेचर वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस, ये भी आपको याद होना चाहिए। और जो प्रेशर होता है वो होता है 1 atm, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ये MCQs में पूछता है। अच्छा, अब अपने सवाल की जानिब मूव करते हैं। तो अब है जी हमारे पास 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइड, कोई भी गैस है वो ऑक्यूपाइड करती है रूम टेम्परेचर पर 24 डेसीमीटर क्यूब। अब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी कितनी प्रोड्यूस हो रही है 24 डेसीमीटर क्यूब। तो मोल्स ऑफ CO2 इसके लिए जो है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ठीक है, यानी अब यहाँ पर दोनों वॉल्यूम्स है ना, तो वॉल्यूम डिवाइडेड वॉल्यूम, तो आप दोनों 24 हैं तो आपके पास का आंसर आ जाएगा 1 मोल, ठीक है। और फिर है जी हमारे पास दूसरी चीज़, अब जब हमें मेरे पास ये आ गया है जी NCO3 जो है इसका मेरे पास मोल्स आ गए 1 मोल। अब यहाँ पर ज़रा सवाल को देखिए, CaCO3 इसके मोल्स कितने हैं 1 हैं और CO2 के मोल्स कितने हैं ये भी 1 है। तो यहाँ से क्या बात समझ आ गई कि मोल्स ऑफ CaCO3
इक्वल हैं मोल्स ऑफ CO3 और ये दोनों इक्वल हैं 1 मोल्स के। ये हमारे पास आ गया है। और इसके बाद जब ये आ गया है तो अब हमने कैलकुलेट करना है कि कितना % जो है लाइमस्टोन जो है वो हीट हुआ है। तो सिंपल है बच्चों कि आपके पास अब CaCO3 जो है, अब आपने इसका जो है मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो Ca का मेरे पास है 40.08 का, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। अब CaCO3 का है तो 40.08 प्लस कार्बन का 12 प्लस अब ऑक्सीजन का 16, तो 3 एटम है तो 16 मल्टीप्लाई 3, तो 16 मल्टीप्लाई 3 48 हो जाएगा। 48 प्लस 12 प्लस 40.08, तो आपके पास जो है ए मैस ऑफ मोलर मैस ऑफ CaCO3 आ जाएगा 100.09 ग्राम पर मोल आपके पास आ गया है। अब कितना जो है मैस इसका बर्न हुआ है, हीट अप हुआ है, तो उसके लिए जो आपके पास आए हैं मोल्स, मोल्स को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है मोलर मैस के साथ। ठीक है, मोल्स आए हमारे पास 1 और मोलर मैस आ गया 100.09, तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आ जाएगा 100.09 ग्राम। तो यहाँ से जो है 100.09 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन जो है CaCO3 का वो हीटेड हुआ है। ये आपने मालूम कर लिया है कि आपने जो है वो सब मोल्स मालूम करने हैं। मोल्स मालूम के करने के बाद फिर आपने मोलर मास मालूम के करना है, तो फिर दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये सिंपल सा इसका सलूशन था। फिर जी बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। तो 9 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर के फॉर द रिएक्शन ऑफ C2H4 विद O2 टू फॉर्म, अच्छा ये C2H4 को O2 के साथ रिएक्शन करवाया गया तो मेरे पास CO2 और H2O बना। अच्छा, व्हाट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कैन बी प्रोड्यूस, तो आपने मालूम करना है कि CO2 के कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं बाय द रिएक्शन ऑफ के ये जो रिएक्शन है 0.480 मोल्स ऑफ C2H4 एंड 1.08 मोल्स ऑफ O2 उसने हमें दे दिए हैं। और फिर के बाद एक और पार्ट भी नीचे कह रहा है कि व्हाट रिएक्शन विल बी लेफ्ट अनरिएक्टेड, यानी आप कौन सा रिएक्शन जो है वो बच गया है, यानी अब इसमें नॉन लिमिटिंग रिएक्शन मालूम करना है। दो चीज़ें मालूम करनी है, एक मोल्स ऑफ CO2, एक नॉन लिमिटिंग रिएक्शन या अनरिएक्टेड जो रिएक्टेंस है वो मालूम करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम मालूम करते हैं मोल्स ऑफ CO2। तो मोल्स ऑफ CO2 मालूम करने के लिए जो है जी हमारे पास ये मोल्स ऑफ C2H4, अच्छा व्हाट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कैन बी प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ C2H4 के जो मोल्स हैं वो भी हमारे पास हैं और O2 के मोल्स भी हमारे पास हैं, ये गिवन है। तो मोल्स ऑफ C2H4 मेरे पास है जी 0.80 और मोल्स ऑफ O2 है मेरे पास 1.08 मोल्स आ गए। हमने फाइंड करने हैं मोल्स ऑफ CO2, तो CO2 के मोल्स मालूम करते हैं। तो अब CO2 के मोल्स कैसे मालूम होंगे, इसको ज़रा बच्चों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमारे पास अब मैस गिवन नहीं है। मैस गिवन होता तो सिंपल मैस डिवाइडेड मोलर मैस तो हम उससे मालूम कर लेते, मगर अब यहाँ देखिएगा। तो अब यहाँ पर, अच्छा इससे पहले एक और चीज़ बच्चों आप देख लें कि C2H4 का 1 मोल है और ऑक्सीजन के 3 मोल्स हैं, जो कि फिर प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन के 2 मोल्स और H2O के भी 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ इसको देखिएगा ज़रा। अब मोल्स ऑफ O2 नीडेड, मोल्स ऑफ O2 हमें कितने रिक्वायर्ड हैं, तो इसके लिए आपके पास जो मोल्स ऑफ C2H4 गिवन है उनको मल्टीप्लाई करवाना है मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड मोल्स ऑफ C2H4। तो अब आपने जब इनको मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया 1.44 मोल्स आ गया। फिर मोल्स ऑफ C2H4 नीडेड, तो इसके लिए मोल्स ऑफ O2 जो कि क्वेश्चन में गिवन है इनको मल्टीप्लाई करवा दिया मोल्स ऑफ C2H4 जो कि 1 है और ये डिवाइड हो जाएगा मोल्स ऑफ O2 जो कि 3 है। तो इसको आपने सोल्व किया तो ये आंसर आ गया 0.36 मोल्स C2H4 आपके पास आ गया है। अब बच्चों जब आपने ये मालूम कर लिया है कि हमें कितना
O2 और C2H4 रिक्वायर्ड है। तो अब ना यहाँ पर बच्चों एक और चीज़ आप देखिएगा ज़रा कि अब C2H4 और O2 में से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंस है। तो यहाँ पर इनके जो मोल्स गिवन हैं वो उनको देखिए ज़रा। C2H4 हाँ हमारे पास गिवन है 0.480 और फिर C2H4 के जो मोल्स नीडेड हैं वो है 0.36। तो इसका मतलब क्या है कि मोल्स ऑफ C2H4 ज़्यादा गिवन है और मोल्स ऑफ O2 जो गिवन है वो है 1.08। तो हमें रिक्वायर्ड कितने हैं 1.44 मोल्स। तो अब इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के मोल्स गिवन हैं कम मगर हमें रिक्वायर्ड ज़्यादा हैं। ठीक है, हमें रिक्वायर्ड ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन है ये लिमिटिंग रिएक्शन होगी। अब जब ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्शन है तो फिर आपने लिमिटिंग रिएक्शन की मदद से मालूम करना है कि CO2 कितनी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए कि ऑक्सीजन के 3 मोल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स। तो ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग रिएक्शन है, तो आपने मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस जो है वो CO2 कितनी पे प्रोड्यूस हो रही है। तो मोल्स ऑफ जो ऑक्सीजन गिवन है वो मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ कार्बन वो हमारे पास 2 हैं डिवाइडेड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वो 3 हैं। तो जब आप इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया 0.72 मोल्स ऑफ CO2। तो अब जो है हमारे पास मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस करना था तो वो हमने मालूम कर लिया 0.72 मोल्स। दूसरा पार्ट था बच्चों हमारे पास कि हमने मालूम करना था कि लेफ़्ट अन रिएक्टेंस। तो लेफ़्ट अब हमें ये मालूम हो गया कि C2H4 ये जो है ये नॉन लिमिटिंग रिएक्शन है। तो अब कितना है, ठीक है, अब ये कितना है तो सिंपल आपने ये काम करना है कि देखिए कि C2H4 जो गिवन था वो था 0.480 ये गिवन था और यूज़ कितना हुआ है वो यूज़ हुआ है 0.36। कितना रह गया है तो इन दोनों को आपने माइनस करना है तो ये भी आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल से बच्चों इसके स्टेप्स हैं। तो सब मैं एक दफ़ा फिर इसके जो स्टेप्स हैं वो आपको बता देता हूँ ताकि आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाए। देखिए बच्चों हमने मालूम करना था CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ है। तो हमारे पास मैस अगर होता तो मैस डिवाइडेड मोलर मैस तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाते, मगर अब हमारे पास वो नहीं है। तो उसने हमें मोल्स दिए थे C2H4 के और ये जो है हमारे पास O2 इसके मोल्स दिए थे उसने हमें। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ से ये मालूम किया कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्शन है। सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्शन मालूम किया। तो लिमिटिंग रिएक्शन में जब हमने मालूम किया तो हाँ तो हमारे पास ये जो जवाब आया वो ये है कि O2 ये लिमिटिंग रिएक्शन है और C2H4 नॉन लिमिटिंग रिएक्शन है कि ये बच जाएगा, यानी ये सारा कंज्यूम नहीं होगा। फिर जब ये आ गया तो फिर हमने CO2 को मालूम करना था कि ये कितनी प्रोड्यूस हुई है। तो इसके लिए जो लिमिटिंग रिएक्शन है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो हमें जब उसका इस्तेमाल किया तो यानी ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्शन है ना, तो जब उसका इस्तेमाल किया तो हमारे पास से ये मालूम हो गया कि CO2 कितनी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, ये बाकी ये जो कैलकुलेशन आपको समझ आ गई है। फिर अब जो रिएक्शन लेफ़्ट हुआ तो सिंपल सा काम है कि अब आपके पास जो इनिशियल जो गिवन थी जो आपने ख़ुद के कैलकुलेट की, दोनों को आपने माइनस किया तो आपके पास आंसर आ गया 0.12 मोल्स। ये रिमेनिंग हैं हमारे पास C2H4 के। और फिर है जी बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा ज़रा। गिवन 48 ग्राम ऑफ मीथेन CH4 and excess oxygen, calculate the volume of carbon dioxide gas produced at room temperature and pressure। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास मैस दिया है उसने हमें 48 ग्राम ऑफ मीथेन। तो मैस है जी मेरे पास मीथेन का 48 ग्राम ये गिवन है। फिर जो ऑक्सीजन है वो एक्सेस है हमारे पास। रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर कोई भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 24 डेसीमीटर क्यूब। तो अब आपने
जब आपके पास ये है तो अब CH4 का मैथ है, तो आपने CH4 का मालूम करना है मोलर मैथ। तो C का होता है 12 और H का होता है 1.01। तो जब आपने अब C की जगह आ जाएगा 12 और H का होता है 1, तो 1.01 और H के 4 एटम है तो 4 से मल्टीप्लाई जब आपने करवा दिया तो ये आ गया 16.05 ग्राम। अब इसका मोलर मैथ भी आ गया है, तो मैथ भी गिवन है, तो आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं CH4 के। तो उसका फार्मूला है मैथ डिवाइडेड बाय मोलर मैथ, 48 डिवाइडेड 16.05, तो आपके पास आंसर आ गया 2.991। तो ये आ गया आपके पास मोल्स के। CO2 ये इक्वल है CH4 के, और इन दोनों के जो मोल्स आए वो आए 2.991 मोल्स आ गए। ठीक है, अब बच्चों आपने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस कितना हो रहा है। तो इसके लिए आपके पास मोल्स होने चाहिए, और जो है हमारे पास जो है स्टैंडर्ड वॉल्यूम वो होना चाहिए। अब आगे पास मोल्स आ गए 2.99, और जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम है वो है जी 24 डेसीमीटर क्यूब। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये आंसर आ गया 71.784 डेसीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम ऑफ CO2 हमने मालूम करना था, तो हमने मालूम कर दिया है। ठीक है, और फिर है जी बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड डैट कंटेन। अब एम्पेरिकल फार्मूला को कंटेन करना है, 40% कार्बन है, 6.7% हाइड्रोजन है और 53.3% ऑक्सीजन है। तो अब आपने मैथ्स एज्यूम करना है 100 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम मैथ्स एज्यूम करने का फ़ायदा ये होगा कि आपके पास ये जो परसेंटेज है ये डायरेक्ट ग्राम में यानी मैथ्स में आ जाएगी। तो अब आपने मोल्स ऑफ C मालूम करने हैं, तो उसके लिए मैथ्स डिवाइडेड मोलर मैथ है C का 40, और C का जो है मोलर मैथ यानी एटॉमिक मैथ वो होता है 12.01। दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 3.33। फिर मोल्स ऑफ H, तो H का जो मैथ है वो है जी 6.7। तो 6.7 डिवाइडेड जो H है इसका जो होता है एटॉमिक मैथ या मोलर मैथ वो होता है 1.01। दोनों को डिवाइड करवाने के बाद आंसर आ गया 0.63। फिर है जी हमारे पास मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ये है 53.3, और डिवाइडेड ऑक्सीजन का मोलर मैथ होता है 16, तो 16 के साथ को डिवाइड करवाया तो आंसर आ गया 3.33 मोल। तो अब आपने एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू है जी 0.33, तो 0.33 सब से डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये C के मैथ के साथ 0.33 डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा 1। फिर ये जो है हाइड्रोजन के मैथ जो है मोल्स उनके साथ डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा 1.99 जो पे 2 के इक्वल है। फिर ऑक्सीजन के जो मोल्स हैं 3.33 इनके साथ डिवाइड होगा 3.33, तो आंसर इसका भी आ जाएगा 1। तो अब यहाँ से C भी 1 है, और C1H2O1 CH2O ये आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला आपने मालूम कर लिया है। और उसके बाद अगर मोलिकुलर फार्मूला आगे मालूम करना होता तो आप इसका मैथ्स मालूम करते, और इसके मैथ्स जो गिवन मैथ्स होता उससे इसके मैथ्स को डिवाइड करवा देते, जो आंसर आता वो आंसर जो है इस सारे के साथ मल्टीप्लाई हो जाता। तो खैर हमने एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करना था तो हमने मालूम कर लिया है। फिर जी बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर टू मेक अ टोटल वॉल्यूम ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन ए ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एंड मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आपने कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो है वो मालूम करनी है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में और मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में। तो मालूम करते हैं। मैथ ऑफ NaCl हमारे पास है जी 10 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है हमारे पास 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब जो हमारे पास होता है सबसे पहले हमने सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में
सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ ये देखिए ये भी डेसीमीटर क्यूब में हमने मालूम करना है, ये भी डेसीमीटर क्यूब में ही हमने मालूम करना है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि एक डेसीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो आपने ये 500 को 1000 से डिवाइड करवा देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5 डेसीमीटर क्यूब। ये आपने मालूम कर लिया है वॉल्यूम। अब बच्चों जब वॉल्यूम कैलकुलेट अब बच्चों जब वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया है, तो आपने अब मालूम करना है कंसंट्रेशन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो ग्राम ऊपर आ जाएगा, तो ग्राम से मुराद मैस, तो मैस कितना है 10, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 0.5, तो दोनों को डिवाइड किया तो ये आ गया 20 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक हो गया। अब आपने कैलकुलेट करना है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में कैलकुलेट करने के लिए आपको मोल्स ऑफ NaCl भी मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो NaCl का जो मैस है वो सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है, क्योंकि मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस का होना लाजमी है। मैस तो गिवन है 10 ग्राम, तो मोलर मैस के लिए हमें जो है वो इनके जो है NaCl इन दोनों के मैसेज को ऐड करना है। तो Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.45, दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 58.44 ग्राम। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ मोल्स आ गए, मैस डिवाइडेड मोलर मैस, तो मैस 10, मोलर मैस 58.44, दोनों को डिवाइड किया तो मोल्स आ गए 0.171 मोल्स हमारे पास आ गए हैं। अब जब मोल्स आ गए हैं तो बात सिंपल है कि आपने मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में मालूम करना है, तो मोल्स आएंगे ऊपर 0.171 डिवाइडेड डेसीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है 0.5, दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.342 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। यही दो चीज़ें आपने मालूम करनी थी। ठीक है, एक ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब वो 20 आ गया, एक मालूम करना था मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब वो आ गया 0.342। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, काफ़ी इजी के क्वेश्चन है। और फिर है जी हमारे पास बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 13, इन अ टाइट्रेशन 25.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ a 0.10 moles per decimeter cube NaOH solution neutralized 20.0 centimeter cube of NaCl solution। ठीक है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ HCl सॉल्यूशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ओके, अब जो चीज़ें गिवन हैं सबसे पहले उनको देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ NaOH हमारे जो है वो गिवन है 25 सेंटीमीटर क्यूब, इसको 1000 के साथ डिवाइड किया तो ये आ गया 0.025 डेसीमीटर क्यूब। कंसंट्रेशन ऑफ NaOH गिवन है 0.10 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। फिर वॉल्यूम ऑफ HCl गिवन है 20 सेंटीमीटर क्यूब, इसको भी 1000 से डिवाइड किया तो ये आ गया 0.020 डेसीमीटर क्यूब। अब आपने कैलकुलेट करना है HCl मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब मोल्स के लिए आपको सबसे पहले मैस और मोलर मैस का पता होना चाहिए। तो आपने अब कैलकुलेट करना है सबसे पहले मोल्स। तो मोल्स के लिए बच्चों आपने सबसे पहले इस जो है NaOH इसको देखते हैं। अच्छा, यहाँ से देखिएगा बच्चों ज़रा, मोल्स के कैलकुलेट करने हैं तो NaOH, तो मोल्स जो है हमारे पास, अब ये देखिए NaOH, ठीक है, यहाँ पर ये NaOH की जो कंसंट्रेशन है वो है 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो 0.10 को मोल पर डेसीमीटर क्यूब को अगर हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं कि इसका जो वॉल्यूम गिवन है 0.025 के साथ, तो अब ये देखिए डेसीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे, क्योंकि मैथ यहाँ पर गिवन नहीं है। ठीक है ना, अगर मैथ गिवन होता तो हम फिर वही वाला फॉर्मूला लगाते, मैथ डिवाइडेड मोलर मैथ, और मैथ गिवन ना हो तो आपने फिर नंबर ऑफ मोल्स इस तरीके से मालूम करने हैं कि जो डाटा गिवन है उसके मुताबिक ही आपने इसको सोल्व करना है।
फिर है जी बच्चों, हमने मालूम करनी है HCl की कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब के हिसाब से। फिर कंसंट्रेशन ऑफ HCl, मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ HCl। ठीक है, अब मोल्स ऑफ HCl, तो मोल्स ऑफ HCl में मेरे पास जो हैं वो कितने आ गए। तो अब यहाँ पर ना ये देखिए, हमने मोल्स कैलकुलेट किए हैं जी किसके, NaOH के। ठीक है, NaOH के मोल्स कैलकुलेट किए हैं। तो मोल्स ऑफ HCl और मोल्स ऑफ NaCl ये दोनों इक्वल हैं 0.0025 के। ठीक है ना, कि फ्रॉम द बैलेंस इक्वेशन 1 मोल ऑफ NaOH रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ HCl। ठीक है, दोनों का एक एक मोल आपस में रिएक्ट होगा। तो जब दोनों का एक एक मोल आपस में रिएक्ट होगा तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स भी सेम आएंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ HCl, ये मोल्स ऑफ HCl मेरे पास आ गए 0.0025 और वॉल्यूम ऑफ HCl मेरे पास है जी 0.025। दोनों को डिवाइड करवाया तो मेरे पास आ गया 0.125 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये हमने मालूम कर लिया है। सवाल मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा टेक्निकल है, तो आप इसको ज़रा ध्यान से एक दफ़ा कीजिएगा, इंशाल्लाह ये सोल्व हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जी बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। अ स्टूडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब NaCl सोल्यूशन फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपने बताना है कि डिफाइन कंसंट्रेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस सोल्यूशन। फिर कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl नीडेड टू प्रिपेयर 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। फिर आपने बताना है दी कन्वर्ट द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रिपेयर्ड सोल्यूशन टू ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। फिर आपने बताना है जी प्रोपोज अ स्टेप बाय ए स्टेप प्रोसीजर टू एक्यूरेटली प्रिपेयर दिस सोल्यूशन। तो ये चार पार्ट आपने मालूम करने हैं। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन बतानी है। पार्ट ए देखिए, डिफाइन कंसंट्रेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस सोल्यूशन। कि अब इसमें ना जो कंसंट्रेशन है वो ये बता रही है कि अमाउंट ऑफ NaCl जो प्रेजेंट है गिवन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, ये जो कंसंट्रेशन है ये रेफ़र कर रही है अमाउंट ऑफ NaCl को जो कि प्रेजेंट है गिवन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन के अंदर। अब देखिए हमारे पास है जी 0.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ NaCl सोल्यूशन। तो अब इसका मतलब क्या है कि 0.5 मोल्स ऑफ NaCl डिज़ोल्व हो रहे हैं एवरी 1 डेसीमीटर क्यूब या 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन के अंदर। ये हमें कंसंट्रेशन बता रही है। दूसरा है जी हमारे पास है कि कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl नीडेड टू प्रिपेयर 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। मास, तो अब जो वॉल्यूम है, सबसे पहले इस वॉल्यूम को 1000 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 0.25 डेसीमीटर क्यूब। अब हमारे पास जो है NaCl ये जो है इसकी जो अमाउंट है वो है जी 0.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब गिवन है। इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे वॉल्यूम के साथ, तो डेसीमीटर क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास मोल्स ऑफ NaCl आ जाएंगे 0.12 मोल्स। ठीक है, जब ये मेरे पास आ गए मोल्स, तो अब फिर हमने जो NaCl है इसका मैस मालूम किया। तो मैथ आपको मालूम करना आता है बच्चों कि इन दोनों के मोलर मैसेज को आपने आपस में ऐड कर दिया तो आपके पास आ गया 58.44 ग्राम। अब आपने जो है वो कन्वर्ट मोल टू ग्राम करना है, यानी मैथ मालूम करना है। तो मैथ के लिए आपने मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैथ। अब मोल्स कितने हैं 0.125 मल्टीप्लाई मोलर मैथ कितना है 58.44, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये इसका मैथ आ गया 7.305। तो आपको ये जो है इस 7.305 ग्राम ऑफ NaCl रिक्वायर्ड है ये अपना एक्सपेरिमेंट प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, और इसका जो है बच्चों पार्ट सी उसको देखते हैं। तो पार्ट सी है कन्वर्ट द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रिपरेशन सोल्यूशन टू ग्राम डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब ग्राम से डेसीमीटर क्यूब में आपने कन्वर्ट करना है। तो अब ग्राम से डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए
जो है मेरे पास ये देखिए कि 0.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब्स हैं, ये मेरे पास कंसंट्रेशन है। और मोलर मास ऑफ NaCl अभी हमने कैलकुलेट किया है 58.44। तो अब आपने ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में अगर कन्वर्ट करना है तो इसके लिए जो है आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब गिवन है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी मैथ के साथ। तो यहाँ से फिर आपके पास ये जाएगा दी, ठीक है। मोल से कैंसिल होगा यहाँ पर, ठीक है ना, मोल से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये आ जाएगा, ये 0.5 जब 58.44 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर अब रह जाएगा ग्राम, नीचे रह जाएगा डेसीमीटर क्यूब। तो ये 29.22 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब आपके पास आ गया है, ठीक है। क्योंकि ये मोल्स नीचे है, ये मोल्स ऊपर है, दोनों के कैंसिल हो जाएंगे। अब ये ग्राम ऊपर है, डेसीमीटर क्यूब नीचे है, तो ग्राम और डेसीमीटर क्यूब आपके पास यहीं से डायरेक्ट आ जाएगा। तो आपने अब बताने हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। तो सबसे पहले आपने वेट ऑफ NaCl मालूम करना है। फिर आपने जो है एक्यूरेटली वेट आउट 7.35 ग्राम ऑफ सॉलिड NaCl यूजिंग एन एनालिटिकल बैलेंस। फिर आपने डिजोल्व द NaCl, transfer the weight NaCl to a clean 250 centimeter cube वॉल्यूम फ्लास्क में। फिर add distilled water to the flask until the NaCl is completely dissolved. You may need to swill the flask gently to add this solution, ठीक है। जो डिस सोल्यूशन है वो फ्लास्क के अंदर आप उसको जो है हिला भी सकते हैं। फिर है स्टेप 3 फिल टू द मार्क। फिर जो मार्क है उस तक आपने फिरना है। तो अब ना ये उसने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पूछा है। तो अब ये जो है आप सिर्फ अगर ये नाम भी उसको बता देते हैं कि ये हमारे पास स्टेप हैं तो भी ये ओके है, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास लास्ट में इसके जो है आंसर, वो सारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।